हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम सेकंड एनुअल इंग्लिश का पेपर जो आया था क्लास 11th का, उसकी सारी ग्रामर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यूज़ मैंने देखे, जब इतने आसान एमसीक्यूज़ थे ना कि आई कुडंट बिलीव माय आईज़ के इतने आसान एमसीक्यूज़ इंग्लिश के पेपर में कैसे आ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। और बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ आए हुए थे। सबसे पहला एमसीक्यू है, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स आर क्यूरियस पीपल। सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इसमें क्यूरियस था और इसका आंसर है इंक्विजिटिव। ग्लूमी, वंडरफुल, हैप्पी, ये अगर आपको इसका मीनिंग ना भी आता होता ना इंक्विजिटिव का, तो ग्लूमी, वंडरफुल और हैप्पी का मीनिंग तो आपको आता है ना। ये सारी चीज़ें क्यूरियस से रिलेटेड नहीं है, तो ऑब्वियसली इंक्विजिटिव ए हो गया। उसके बाद विच, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हुई है, उन्होंने बी ऑप्शन की है, लेकिन इट इज़ सी इज़ द करेक्ट वन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, अगर कोई एक एमसीक्यू किसी का गलत होना चाहिए भी था ना, मतलब पहले तो नहीं होने चाहिए थे, सारे करेक्ट होने चाहिए थे, और अगर किसी का कोई गलत एमसीक्यू हुआ भी है तो वो सिर्फ टू वाला होना चाहिए, बाकी तो सारे बहुत ही ईजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलिस्ट्रेट्स ओपिनियन। अगर आपको बेसिक डेफिनेशन पता है फैक्ट की और ओपिनियन की, आप ये एमसीक्यू कर सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश पढ़ के भी ना गए। कायद इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, दिस इज़ अ फैक्ट। सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज़ अ फैक्ट। इकबाल इज़ आर नेशनल पोइट, दिस इज़ अगेन अ फैक्ट। इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे, ये आपका ओपिनियन है, मतलब किसी और को हो सकता है वो डे ब्यूटिफुल ना लग रहा हो। सो दिस वन इज़ एन ओपिनियन, सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मिस्टर एलेक हैज़ डैश ऑनरेबल स्टेटस एवरीवेयर। इसमें हमने आर्टिकल लगाना था। हम सबको पता है कि ऑनरेबल के साथ, यूरोप के साथ, आर के साथ, हम इन सब चीज़ों के साथ एन लगाते हैं। बेशक ये एच से स्टार्ट होता है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो ऑनरेबल है। हॉनरेबल अगर होता तो फिर हम ए लगाते, अ लगाते, लेकिन जैसे आर है, 1 आवर लेटर, हम उसको आर बोलते हैं, तो उसकी जो साउंड है वो वोवल साउंड है, तो इसलिए हम उसके साथ एन लगाते हैं। सो मिस्टर एलेक हैज़ एन ऑनरेबल स्टेटस एवरीवेयर, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद फिफ्थ आ जाता है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ, जस्ट इन केस इफ़ यू कांट सी इट करेक्टली। ओके, आई होप इट्स विजिबल नाउ। अच्छा, नंबर फिफ्थ है, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इसमें अंडरलाइन वर्ड कंपनी था, तो इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन। हमारे पास आ जाता है, द पीपल हु रिमेन रिजिलियंट गेट सक्सेस। इसमें अंडरलाइन वर्ड था हु, तो द प्रोनाउन इज़ relative. उसके बाद है, I became extremely upset. Which adverb is used? This is extremely. Extremely means degree. तो degree, adverb of degree is used. फिर है, which one of the following sentence demonstrates correct use of adjective? He is the taller than his friend. He is taller than his friend. He is the tallest than his friend. He is more taller than his friend. अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है ना, तो आपको पता है कि ही इज़ टॉलर देन हिज फ्रेंड इज़ द करेक्ट सेंटेंस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, द टीम प्लेड द मैच। अंडरलाइन वर्ड वॉज प्लेड। ये वर्ब का पूछा हुआ है। अब वर्ब आपके पास कौन सा है? ये रेगुलर वर्ब है, कॉजेटिव है, लिंकिंग है, हेल्पिंग है। रेगुलर वर्ब वो होता है जिससे प्ले को अगर पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ईडी लग जाएगा। अगर वो फॉर्म चेंज नहीं हो रही और ईडी लग रहा है तो मतलब वो रेगुलर है। अगर फॉर एग्जांपल रन होता, रन की पास्ट फॉर्म होती है रैन, तो फिर वो इरेगुलर वर्ब है, तो दिस वन इज़ रेगुलर वर्ब, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज़ रेगुलर। उसके बाद है, ही कंप्लीटेड द जॉब अंडर हाई प्रेशर। द सेंटेंस इज़, ना इसमें फैन बॉयज़ यूज़ हो रहा है, ना इसमें कुछ भी ऐसा नहीं यूज़ हो रहा, तो दिस इज़ अ सिंपल सेंटेंस। उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें आप थोड़ा सा ऑर्डर करते हैं या किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं। द गेस्ट वॉज हैप्पी, डोंट वेस्ट योर टाइम, विश यू ऑल द बेस्ट, हाउ क्यूट इज़ द कैट। डोंट वेस्ट योर टाइम, आप किसी को कोई ऑर्डर टाइप दे रहे हैं या कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सो दिस वन इज़ करेक्ट। शी इज़ अ टैलेंटेड आर्टिस्ट। अब इसमें जो है ना, अ टैलेंटेड आर्टिस्ट अंडरलाइन था, तो अ टैलेंटेड आर्टिस्ट इज़ नाउन फ्रेज। फ्रेज इसलिए क्लॉज तब होता अगर इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता। अब इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है इस अंडरलाइन पार्ट में, तो दिस इज़ नाउन फ्रेज। उसके बाद है, हु सो एवर विन्स द कॉन्टेस्ट विल रिसीव अ प्राइज। अब इसमें जो है ना अंडरलाइन पार्ट था हु सो एवर विन्स, तो whosoever is the subject, wins is the verb, so this is a noun clause. उसके बाद हमारे पास आ जाता है, a short fictional story in which animals are given human characteristics is called fable. D is the correct option. उसके बाद है, we travel to moon together.
This is an exaggerated statement, so this is hyperbolical statement. The sound of chirping birds filled the evening. It's an example of olfactory, gustatory, auditory, tactile. Auditory imagery, क्योंकि जब आप chirping of birds imagine करते हैं तो आपको वो आवाज़ जो है ना वो याद आती है. So this is auditory. उसके बाद हमारे पास है the sequence of events in a narrative is called plot. B is the correct option. उसके बाद ये जो 8 है ना, 18 में आप देखें TH जो साउंड है ना वो बार बार रिपीट हो रही है. TH यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पे आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है कि दिस इज़ इलिट्रेशन. उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इलिस्ट्रेट्स अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स. ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स हमें बहुत पढ़ा हुआ है, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं आई केप्ट माई पेट्स इन अ बिग स्क्वायर प्लास्टिक हाउस. अगर आपको ऑर्डर ना भी आता होता ना और आप सारे रीड कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पढ़ने में और बोलने में आपको करेक्ट लग रहा है वो दिस वन है, और यही इसका ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर है. आई केप्ट माई पेट्स इन अ बिग स्क्वायर प्लास्टिक हाउस. ए ऑप्शन इज़ करेक्ट. उसके बाद हमारे पास है चाइल्ड लाइक रिस्पॉन्सेज फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ जूनियर लेवल आर एक्सपेक्टेड. पॉजिटिव कॉनिटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड इज़, हमें यहाँ पे पॉजिटिव कॉनिटेशन बताना है चाइल्ड लाइक का, मतलब अंडरलाइन वर्ड इसमें चाइल्ड लाइक था तो उसका पॉजिटिव कॉनिटेशन बताना है. अब अगर नेगेटिव कॉनिटेशन पूछा होता तो हम उसको इमेच्योर कहते हैं, लेकिन पॉजिटिवली हम उसको लेंगे तो वो इनोसेंट में आएगा. सो इनोसेंट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. टू बी ऑनेस्ट मेरे ओपिनियन में इस बार का जो पेपर आया है सेकेंड एनुअल का एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एनुअल, ऑब्जेक्टिव्स सब्जेक्टिव हर चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है. ईडियम्स भी वही वाले आए हुए थे जो हम लिटरली अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं. सो बहुत अच्छा पेपर आया था. स्पेशली अगर हम MCQs कंपेयर करें फर्स्ट एनुअल और सेकेंड एनुअल के, तो फर्स्ट एनुअल के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत ही ज़्यादा आए थे, आसान आए हैं. सब्जेक्टिव्स तो पिछली बार भी सही आए थे लेकिन ऑब्जेक्टिव्स बहुत मुश्किल थे, लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव्स बहुत बहुत ईजी हैं. सो आई होप कि आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स सही हों, और अगर नहीं हैं जो जो आपने सही किए हैं या जो इनकरेक्ट किए हैं वो भी मुझे कमेंट्स में बताएं. अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ. अच्छा जी, तो ये रहा पेपर, मुझे मेरे किसी फॉलोअर ने भेजा था. ये हमारे पास आपका सारा वो पार्ट आ जाता है जिसमें कॉम्प्रीहेंशन वगैरह है. उसके बाद इसमें रिलेटेड क्वेश्चन थे, इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, मैंने सारे देखे थे, इजी से थे. उसके बाद फिर ये सनशाइन आफ्टर रेन वाली पोम से आया हुआ था, और एक और ये दोनों आए हुए थे. दोनों स्टैंडर्स ईजी थे और दोनों के क्वेश्चंस भी बहुत ईजी थे. मैं ये देख रही थी कि इस बार तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पोइटिक डिवाइसेस वगैरह भी नहीं पूछे, सो इट वाज वेरी इजी. उसके बाद जो सेकंड पार्ट ऑफ द पेपर है वो भी अभी हम देख लेते हैं. अच्छा जी, तो ये सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाता है. इसमें अगेन ये देखें, हाउ डज सेटिंग कंट्रीब्यूट टू द डेवलपिंग ऑफ कैरेक्टर्स इन द प्ले. तो वो जो था प्ले 814 उससे रिलेट करके हमने लिखना था मिसेस प्रिंगल की पर्सनैलिटी उनके ड्राइंग रूम की सेटिंग से कैसे पता चल रही थी कि वो एक एलीट क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, और जो सेटिंग होती है वो बहुत इम्पैक्ट डालती है कि आपको स्टोरी का थोड़ा सा थीम समझ आ जाता है. अगर यही ड्राइंग रूम इन्होंने बताया होता कि एवरेज सा था, इतना ज़्यादा लेविश नहीं होता, ऑलरेडी आप गेस कर सकते थे कि ये स्टोरी किसी मिडिल क्लास की है या फिर इतनी एलीट क्लास फैमिली की नहीं है. तो सेटिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं. इसकी ही आपने डिटेल्ड वर्जन लिखनी थी, इतना कोई मुश्किल नहीं था. अगेन पॉइंट ऑफ व्यू के मेजर टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेजर टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू बुक में दिए हुए थे बहुत डिटेल से. बस आपने उन सारी चीज़ों को एक शॉर्ट स्टोरी जो कि आपकी बुक में से होनी चाहिए थी उससे रिलेट करके बताना था. सो दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए हुए थे, इनमें से कोई एक करना था. उसके बाद हमारे पास आ जाता है राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ IT. ये आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, क्योंकि ये IT वाला क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने पहले भी देखा है, या तो पास्ट पेपर में या पिछले साल के मॉडल पेपर में IT वाला क्वेश्चन आ चुका था और बहुत आसान था. अच्छा, CV के जो लोग कंफ्यूज हैं, CV इंक्लूडेड नहीं थी. पर्सनल प्रोफाइल अगर आप लोगों ने ऐड की है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं की तो भी वेल एंड गुड, क्योंकि मसला नहीं है. अगर एक चीज़ के ना 2-3 पैटर्न्स होते हैं, तो हमें जो पैटर्न करवाया गया था कॉलेज में उसमें पर्सनल प्रोफाइल इंक्लूडेड थी. अगर आपको जो पैटर्न आपके कॉलेज में करवाया आपने बस वही फॉलो करना है, उससे यहाँ वहाँ नहीं जाना. अगर आपको करवाया था पर्सनल प्रोफाइल तो आपने ऐड करना था, अगर नहीं करवाया तो ना ऐड करते, क्योंकि एक चीज़ की ज़रूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न हो, 2-3 भी हो सकते हैं. फिर इसके बाद दूसरी ऑप्शन आपके पास थी राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर अबाउट द इंक्रीजिंग फ्रस्ट्रेशन अमंग द स्टूडेंट्स सजेस्टिंग अ फ्यू सोल्यूशंस. अच्छा, फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. उस दिन मैंने अपने इंस्टा की स्टोरी पे भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, लेकिन अगेन मैं कर देती हूँ. फ्रस्ट्रेशन में आपके पास इंक्रीज सिलेबस आ सकता है, जो बहुत ज़्यादा सिलेबस बढ़ गया है वो एक रीज़न है. टाइम कम होता है, ये एक फ्रस्ट्रेशन की रीज़न बन सकता है. फिर उसके बाद जो है ना प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्टडीज़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट्स पर, तो वो उसकी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है. फिर फेयर ऑफ़ फेलियर, फेयर ऑफ़ एग्ज़ाम्स, इस तरह की चीज़ें जो कि एड्रेस नहीं की जाती, तो वो एड्रेस करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी बच्चों में फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है. और फिर स्कूल बुलिंग भी एक पार्ट इसका हो सकता है.
क्योंकि वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, तो वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। फिर जो बड़े बच्चे होते हैं थोड़े से, तो उनको और भी बहुत सारे फेयर्स होते हैं, जैसे जो 11th-12th के बच्चे हैं उनको करियर जो होते हैं उनका बहुत फेयर होता है कि आगे हमारा करियर क्या बनेगा, हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्कोर कर पाएंगे या नहीं, या हम कुछ अच्छा फ्यूचर बना पाएंगे या नहीं। तो ऐसी चीज़ों के लिए फिर आपने ये प्रॉब्लम्स पहले एड्रेस करनी थी, उसके बाद आप उसको सोल्यूशन भी बता सकते थे कि ऐसे एक स्कूल में करियर एडवाइज़र्स होने चाहिए, ऐसे काउंसलर्स होने चाहिए जो कि बच्चों की बात सुने, उनकी फ्रस्ट्रेशन को एक प्रोडक्टिव एक पाथवे दिया जाए कि वो प्रोडक्टिव चीज़ें करें, इंस्टेड ऑफ दिस कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को गलत तरीके से निकालें। उनको एक पाथवे दिया जाए ताकि वो उसके ज़रिए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें। तो बस यही सॉल्यूशंस आपने लिखने थे, और अगेन आसान आया था। अब हम ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, और ये जो जितने भी 5 क्वेश्चन के जितनी भी ग्रामर वाली हैं वो हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट A, B, C सारा ग्रामर रिलेटेड है, तो पहले हम वो कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, करेक्ट चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स यूज्ड इन द सेंटेंस। अच्छा, जिसने भी मुझे ये भेजा है ना क्वेश्चन पेपर, उन्होंने बिल्कुल सारे सही किए, तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है एट लॉस, तो ये सारे हमारे पास आंसर्स आ जाते हैं, विच इज़ सबसे पहले का आंसर है कन्फ्यूज्ड, ओके। और फिर दूसरे का आंसर है एट रिस्क, फिर है टॉकिंग इन एन इनएग्जैक्ट वे, उसके बाद है नंबर 4 रिमेन सक्सेसफुल, नंबर 5 है अ पर्सन विथ हिडन एबिलिटीज़, और नंबर 6 है एंडेड इन नथिंग, नंबर 7 है वेरी रेयर, एंड नंबर 8 है कॉमन पब्लिक। तो ये सारे आंसर्स थे, जबकि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो ये सारे हैं, एट लॉस, एट स्टेक, बीटिंग अबाउट द बुश, कैरी द डे, द डार्क हॉर्स, एंडेड इन स्मोक, फ्यू एंड फार बिटवीन, रैंक एंड फाइल, ये सारे थे, और इसके आंसर्स भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अच्छा, उसके बाद चेंज द नरेशन वाला है, और यहाँ पे आ जाते हैं हम। Change the narration of the following passage. While doing your work, you have to avoid creating troubles, the teacher said to the students, and listen carefully what I say. One of the students said, can you give us more tips? The teacher continued, identify the distractions in your path of success. A student raised his hand and said, I try my level best to do so, but can't do. What may be the reason? The teacher said, mind your business. अब जो इसका narrated form है, जो indirect form है, वो होगा, the teacher advised the students to avoid creating troubles while doing their work and told them to listen carefully to what he was saying. One of the students asked if the teacher could give them more tips. The teacher continued by telling them to identify the distractions in their path to success. A student raised his hand and said that he tried his level best to do so but couldn't, and asked what the reason might be. The teacher replied that he should mind his own business. उसके बाद है correct the 8 punctuation errors in the following lines. I can't act like Mr. Bean. He is an actor liked by all for his comic acting. On the other hand, I am a politician. इसका correct form ये है, ये आप लोग को मैं zoom in करके दिखा देती हूँ। I capital हो जाएगा, can't की correct form आ जाएगी act like, Mr. का M capital, फिर again dot आ जाएगा Mr. Bean, Bean के बाद B capital, फिर dot, again he आ जाएगा H कैपिटल, फिर उसके बाद एंड तक कॉमिक एक्टिंग के बाद अगेन फुल स्टॉप, फिर ऑन द अदर हैंड का O कैपिटल हो जाएगा, फिर ऑन द अदर हैंड के बाद कॉमा, एंड देन आई एम अ पॉलिटिशियन, आई एम की करेक्ट फॉर्म, और आई कैपिटल, उसके बाद पॉलिटिशियन के बाद फुल स्टॉप। सो दिस इज़ द करेक्ट फॉर्म, और अगर आपने यही लिखा है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसके। सो बाकी हम अब रह गया, एक चीज़ रह गई है, वो हम देख लेते हैं। Being the member of college council, write a report to the principal highlighting the factors spoiling the discipline at college. मेजर थ्रेट्स टू डिसिप्लिन, अब ये इन्होंने सिर्फ आपको एक लाइन दी हुई है जिसको आपने डिटेल्स से एक्सप्लेन करना था। देखिए ऑप्शन कोई नहीं दी हुई। फिर कॉजेज एंड इफेक्ट्स, रिक्वायर्ड रेमेडियल मेजर्स। सबसे पहले तो आपने वो प्रॉब्लम्स बतानी थी जो कॉलेज के डिसिप्लिन को ख़राब कर रहे हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, पहले पैराग्राफ में वो एक्सप्लेन करनी थी। सेकेंड वाले में उस प्रॉब्लम की कॉजेज़ और उसके इफ़ेक्ट्स कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से कॉलेज का डिसिप्लिन ख़राब हो रहा है, और किस किस तरह से डिसिप्लिन ख़राब हो रहा है, वो सारी एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में आपने ये लिखना था कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि डिसिप्लिन ख़राब करें, इनसे मतलब कैसे इनको स्टॉप करना है, इन प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म करना है जिसकी वजह से ये डिसिप्लिन भी बेहतर हो जाएगा। उसके बाद आपने पैराग्राफ लिखना था या तो लाइफ ऑफ ड्रग्स एडिक्टेड पर्सन या फिर अ हॉरिबल ड्रीम। अ हॉरिबल ड्रीम में आप अपना कोई एक्सपीरियंस, अपने ऐसा कोई ख्वाब देखा हो, वो उसके बारे में आप सारी एक्सप्लेनेशन 100 to 120 वर्ड्स की कर सकते थे। और उसके बाद या फिर लाइफ ऑफ ड्रग्स एडिक्टेड पर्सन, पर्सनली इफ़ आई हैड द ऑप्शन तो आई वुड डू द फर्स्ट वन, क्योंकि इसमें आपके पास बहुत मटीरियल होता है
कि कैसे वो ड्रग एडिक्ट बनते हैं, फिर कैसी उनकी ज़िंदगी हो जाती है, लोग उनसे बात नहीं करना चाहते, उनकी फैमिली उनसे दूर हो जाती है, उनके कोई फ्रेंड्स नहीं रहते, आइसोलेटेड हो जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा लोग उनको हिकारत की नज़र से देखते हैं। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते थे और अच्छा खासा इस पे मटेरियल है लिखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें लिखनी थी एंड आई होप कि दिस वीडियो एक्सप्लेन्स द पेपर टू यू कम्प्लीटली एंड आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। सो इंशाल्लाह किसी भी और सब्जेक्ट की अगर आप लोग को वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आपके कितने एमसीक्यूज़ ठीक हुए हैं, या फिर जितने भी हमने सेक्शन बी और सी में ग्रामर की है वो कितने % करेक्ट हुई है और क्या क्या मिस्टेक्स आपसे हुई हैं। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।